नमस्कार, एजू बोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठा प्रशासन देख रहे थे, मतलब तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम सैन्य व्यवस्था देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैन्य व्यवस्था। इससे पहले की क्लास में हमने सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन दोनों कंप्लीट कर लिए। प्रशासनिक संरचना और राजस्व प्रशासन हमने कंप्लीट कर लिया। प्रांतीय प्रशासन भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे टॉपिक क्या रहेगा? आज हमारे अंतर्गत रहेगा, हम देखेंगे आज हम देखेंगे, एक तो सैन्य प्रशासन देखना है, दूसरा देखना है अपन को न्याय प्रशासन। क्या देखना है? न्याय प्रशासन। आप कीजिए, ठीक है। दूसरा अपन को क्या देखना है? न्याय प्रशासन देखना है, और फिर अन्य देखना है। इस तरह से आज अपन को यह कंप्लीट करना है, सैन्य प्रशासन और न्याय प्रशासन। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी न्याय प्रशासन। माफ कीजिए, सैन्य प्रशासन। क्या? सैन्य प्रशासन। बंधु, क्लास देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर देना। आपके पास जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर भी कर देना, जिससे थोड़ा सा मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। अन्यथा मेरे को कुछ मिला ही नहीं। हालांकि मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो जाए। समझे ना बंधु? एक सेकंड रुकोगे? हम एक सेकंड। चलो ठीक है। ए पापा के हेलीकॉप्टर इधर देख लो, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, है ना। पापा के हेलीकॉप्टर, नहीं तो फिर उड़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, इतना बुरा मारूंगा। चलो ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। सैन्य प्रशासन की विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है? विशेषता देखनी है आपको। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी सैन्य प्रशासन की, वो अपन देखेंगे, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं थी वो अपन देखेंगे। सैन्य प्रशासन की विशेषताएं अपन देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था थी। अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था। अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था। अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था, ठीक है ना। क्या थी? अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखिए, युद्ध क्षेत्र में स्त्री गमिता पर प्रतिबंध। स्त्री गमिता पर प्रतिबंध। अत्यंत कठोर युद्ध क्षेत्र में स्त्री गमिता पर प्रतिबंध। अगला पॉइंट लिखिए, नियमों के उल्लंघन पर मृत्यु दंड भी संभव था। देख रहे हो? मृत्यु दंड भी संभव था। नियमों के उल्लंघन पर मृत्यु दंड भी संभव था, ठीक है। स्त्री गमिता पर प्रतिबंध था। समझ रहे बाबू? भैया इनसे दूर रहो, है ना। अत्यंत कठोर सैन्य व्यवस्था थी। मृत्यु दंड संभव था। मृत्यु दंड भी संभव था। इस तरह से शिवाजी की सैन्य व्यवस्था थी। युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष के, अगला पॉइंट है, युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष के बच्चों, शत्रु पक्ष के बच्चों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों,
ठीक है, महिलाओं पर अत्याचार प्रतिबंध थे, अब समझ सकते हो कितनी कठोर सैन्य व्यवस्था, कितनी शानदार सैन्य व्यवस्था थी। आप इन पॉइंटों के माध्यम से आप समझ सकते हो शत्रु पक्ष के बच्चों, वृद्धों, महिलाओं पर अत्याचार पूर्णतः प्रतिबंध थे। आप इसको देखें, समझ रहे हो शिवाजी कितना महान सोचते, कितने अच्छे सोच के व्यक्ति थे, कितने महान आदमी थे। कठोर सैन्य व्यवस्था थी, स्त्री गमिता पर प्रतिबंध लगाया कि साथ में स्त्रियों को नहीं ले जाएगा, अगर आप नियमों का उल्लंघन कर सकते हो तो आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। शत्रु पक्ष के बच्चों, वृद्धों, महिलाओं पर अत्याचार पूर्णतः प्रतिबंध थे, ठीक है। युद्ध अभियान के बाद प्राप्त माल ए गनीमा, क्या बोला जाता? प्राप्त मान ए गनीमा, माल ए गनीमा, जो माल वहां से जीता जाता है, मतलब लूट कर लाते थे, उसको बोलते माल ए गनीमा को सरकारी राजकोष में जमा कराना अनिवार्य था। आते ही, ऐसा नहीं है कि आप आए हो और स्वयं बंटवारा करने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। आते ही राजकोष में जमा करा, उसके बाद जितना भी जो भी है मिलेगा। तो लिखो, युद्ध अभियान के बाद प्राप्त माल ए गनीमा को, युद्ध अभियान के बाद प्राप्त माल ए गनीमा, प्राप्त माल ए गनीमा को राजकोष में आते ही राजकोष में जमा कराना अनिवार्य था। राजकोष में जमा कराना अनिवार्य था, ठीक है। राजकोष में जमा कराना अनिवार्य था, समझे। माल एक गनीमा क्या बोला गया था? जीत के लाते उसे क्या बोलते? माल एक गनीमा बोलते थे, और उसको राजकोष में जमा कराना अनिवार्य था, ठीक है। अब वेतन, किसको? सैनिकों को वेतन की बात करेंगे। सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में ना देकर कैसे दिया जाता? नकद रूप में दिया जाता था। लेकिन मोकासा जागीर रूप में दी जाती थी। याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि चौथ वसूल के लाते थे, वो 66% मोकासा के रूप में जानते थे, और मोकासा जागीर के रूप में दी जाती थी, ठीक है। तो लिखिए वेतन, हेडिंग डाल लो वेतन। हेडिंग क्या है? वेतन। हेडिंग डालो वेतन। हेडिंग क्या है? वेतन है, ठीक है। वेतन में लिखिए, सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। परंतु सरदारों को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। सरदारों को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था।
वेतन दिया जाता था। ठीक है, समझे? सैनिकों को कैसे वेतन दिया जाता? नकद वेतन दिया जाता था, परंतु सरदारों को कैसे दिया जाता? जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। अगला पॉइंट, सरंजाम। अब देखो, जागीर के रूप में दिया जाता था तो एक होती सरंजाम भूमि, दूसरी होती जात, फौज, मुकासा। ये तरह तरह की शब्दावली है, तो अपन लिख लेंगे। जागीर के रूप में दे रहे हैं किसको? सरदारों को। ठीक है, तो सरंजाम भूमि होती थी। क्या नाम है? सरंजाम भूमि। जागीर के रूप में दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं सरंजाम भूमि। अगली है, अपना हेड यहां डाल लो, सरंजाम। सरंजाम। ठीक है, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं और डैश करके इसके आगे लिखेंगे। सरंजाम के डैश करके आगे लिखेंगे। क्या है भैया सरंजाम? पूर्णतः सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि सरंजाम कहलाती थी। पूर्णतः सैनिक सेवा के बदले, सैनिक सेवा के बदले पूर्णतः सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि सरंजाम कहलाती थी। क्या है भाई? पूर्णतः सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती? सरंजाम कहलाती। जात, जात, जात डैश करके लिखो। सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन, सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन, सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन जात कहलाता। ठीक है, सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन क्या कहलाता? जात। मुकासा, अगला है मुकासा। मुकासा एक शब्दावली है। मुकासा डैश करके लिखिए आप इसमें। मुकासा के बदले चौथ का 66% भाग जागीर के रूप में दिया जाता था। ऐसा लिखो, चौथ का 66% भाग सैनिकों को नकद ना देकर जागीर के रूप में दिया जाता था। जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, नकद ना देकर जागीर के रूप में दिया जाता था, मुकासा कहलाता था। ठीक है, अब अगली हेडिंग है हमारी सेना के भाग व प्रशासन। अगली हेडिंग क्या है? सेना के भाग व प्रशासन। सेना के भाग व प्रशासन। सेना के भाग व प्रशासन। ठीक है, नंबर 1 डाल लो पहले, दुर्ग। नंबर 1 डालना है दुर्ग। क्या है? सेना का भाग दुर्ग। नंबर 1 डाल लो दुर्ग। ठीक है, और दुर्ग बहुत जरूरी था सेना के लिए। सेना को ठहरने के लिए, सेना के रुकने के लिए सारी व्यवस्था दुर्ग से चलती थी। ठीक है, तो दुर्ग बहुत जरूरी था।
ठीक है। नंबर 1 था दुर्ग, क्या नाम है, दुर्ग। इसके आगे लिखिए, दुर्ग के आगे, मावल क्षेत्र सह्याद्री पर्वतों से घिरा है, ऐसे में गुरिल्ला युद्ध नीति महत्वपूर्ण थी। अर्थात देखा क्या है कि मावल क्षेत्र था ना, जो मराठवाड़ा बोला गया था, हमने देखा ना कि क्षेत्र मराठवाड़ा, मावल क्षेत्र था, वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा था। ऐसे में सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया था। समझे, किसका, गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया था, जो मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। अब देखो, अब गुरिल्ला युद्ध नीति हेतु दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। गुरिल्ला युद्ध नीति में दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो लिखिए आप, मावल क्षेत्र, यहीं से लिख लो, मावल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण, घिरा होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति होने के कारण सैनिकों ने, ऐसा लिखो, सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया, अनुसरण किया, जो मलिक अंबर की गुरिल्ला युद्ध नीति से प्रभावित थी, जो मलिक अंबर की, मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थे, नीति से प्रभावित थी। ठीक है, मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। मावल क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया था। किसका, गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया था, जो मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, गुरिल्ला युद्ध नीति में दुर्गों का, गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति में सफलता हेतु, सफलता हेतु, सफलता हेतु गुरिल्ला युद्ध नीति में सफलता हेतु दुर्गों का अत्यधिक महत्व था, दुर्गों का अधिक महत्व था, अधिक महत्व था। ठीक है ना, दुर्गों का अधिक महत्व था। किसका, दुर्गों का अधिक महत्व था। गुरिल्ला युद्ध नीति में सफलता हेतु दुर्गों का अधिक महत्व था। अगला पॉइंट लिखिए, शिवाजी के नियंत्रण में किलों की संख्या, दुर्गों की संख्या, ऐसा लिखो, शिवाजी के नियंत्रण में नियंत्रण में दुर्गों की संख्या 250 से 280 तक थी। कितनी थी, 250 से 280 तक थी। ठीक है, कैसा अनुसरण किससे किया था, गुरिल्ला युद्ध नीति, मतलब घिरा होने के कारण गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, अच्छा इतना टेढ़ा एड़ा हो गया, ठीक है चलो, ठीक है।
और इसकी सफलता हेतु किसकी मलिक युद्ध नीति से प्रभावित थी? मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित। किसकी युद्ध नीति से? मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। अरे ये आ क्यों नहीं रहा बार बार? ठीक है, किसी क्या नाम था? मलिक अंबर की युद्ध नीति से प्रभावित थी। क्या? गुरिल्ला युद्ध नीति। समझे बाबू? शिवाजी के नियंत्रण में कितने किले थे? लगभग 200 से 280 तक। अब दुर्गों का प्रशासन की बात करेंगे। हेडिंग है दुर्गों का प्रशासन। हेडिंग डालो आप, दुर्गों का प्रशासन। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये यहाँ मजा नहीं आ रहा, लिख तो दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हेडिंग डाल लो दुर्गों का प्रशासन। दुर्गों का प्रशासन। क्या भाई? दुर्गों का प्रशासन किसके? शिवाजी के दुर्गों का प्रशासन कैसा होता था? चलो लिखते हैं, यहां लिखते हैं अपन पहला पॉइंट। दुर्गों के प्रशासन में पहला पॉइंट लिखेंगे, दुर्गों में विश्वासघात न होने के कारण प्रशासन 3 अधिकारियों में विभाजित किया गया था। क्या भाई? दुर्गों में विश्वासघात ना हो, विश्वासघात ना हो, इस कारण दुर्गों का प्रशासन इस कारण दुर्गों का प्रशासन 3 अधिकारियों के हाथ में दिया गया। 3 अधिकारियों के हाथ में था। कितने अधिकारियों के हाथ में था? 3 अधिकारियों के हाथ में था। ठीक है, तीनों अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व थे। अगला पॉइंट लिखिए, तीनों अधिकारियों के, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, तीनों अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व थे। समान उत्तरदायित्व थे। तीनों अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व थे। ठीक है ना? तीनों अधिकारियों के क्या है? समान उत्तरदायित्व। कौन कौन से? एक तो शिवनिश था जो ब्राह्मण था, नंबर 1। शिवनिश जो क्या है? ब्राह्मण था। ठीक है, मतलब शिवनिश ब्राह्मण था, होता था, और इसका कार्य क्या था? हिसाब रखना। ठीक है, क्या था इसका कार्य? हिसाब रखना था। दूसरा था हवलदार, जो सेना का प्रमुख होता था किले का। दूसरा क्या था? हवलदार। दूसरा कौन था? हवलदार था, मराठा थे ये, है ना, जो किले की सेना का प्रमुख था। किले की सेना का प्रमुख, सेना प्रमुख। ठीक है, ये कौन होता था? मराठा। ये कौन था? मराठा था। ठीक है, अगला था सर ए नौबत, जो सैन्य प्रमुख होता था। सर ए नौबत, ये संपूर्ण सेना का प्रमुख होता था। सर ए नौबत संपूर्ण सैन्य प्रमुख था। संपूर्ण सेना प्रमुख। ये भी कौन था? मराठा था। ये भी कौन था? मराठा। ठीक है, संपूर्ण सेना प्रमुख था। अब देखो,
संरचना, सैनिकों की संरचना। अब पैदल सैनिक भी आते थे, अब इसके अंतर्गत पैदल सैनिक भी आते थे। पैदल सैनिक की संख्या 1 लाख थी, जिन्हें पाइक कहा जाता था, और मुसलमानी भी शामिल थे। ठीक है, तो पैदल सैनिकों में इन्हें पाइक कहा। अगला पॉइंट लिख लीजिए आप यहीं, पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। पैदल सैनिक, और डैश करके लिखो, पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक। इनकी संख्या 1 लाख थी। इनकी संख्या 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख थी। इनकी संख्या कितनी थी? 1 लाख थी। पैदल सैनिकों को पाइक कहा जाता था। इनकी संख्या 1 लाख थी। अब संरचना, अगली हेडिंग है संरचना। किसकी? सैन्य व्यवस्था की संरचना। हेडिंग डालो अब संरचना। ठीक है, किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? सैन्य व्यवस्था की संरचना पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, सैन्य व्यवस्था की संरचना देखें तो सबसे जो प्रमुख टॉप पर रहता था वो होता था सर ए नौबत। यहां जो रहता था सर ए नौबत, थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए इसको क्योंकि इधर लिखने के लिए काम आएगी। क्या नाम था? सर ए नौबत। सेनापति। सर ए नौबत को क्या बोलते थे? सेनापति। क्या बोलते थे? सेनापति। ठीक है, सर ए नौबत सेनापति। फिर होता था सप्तहजारी। इसके नीचे आते थे सप्तहजारी। कौन से? सप्तहजारी। इसके नीचे आता था पंचहजारी। क्या नाम था? पंचहजारी। इसके नीचे जो आते थे उनको बोलते थे अपन जुमालदार, हवलदार और नायक। उनके नीचे आते थे उनको बोलते थे जुमालदार। और इसके नीचे आते थे हवलदार। और इसके नीचे जो आते थे उसको बोलते थे नायक। ठीक है, अब नायक के अंतर्गत 9 सैनिक होते थे। नायक के अंतर्गत 9 सैनिक। कितने? 9 सैनिक। हवलदार के अंतर्गत 5 नायक आते थे। 5 नायक। हवलदार के अंतर्गत कितने थे? 5 नायक थे। और जुमालदार के अंतर्गत 3 हवलदार थे। कितने? 3 हवलदार। किसके अंतर्गत? जुमालदार के अंतर्गत। और पंचहजारी के अंतर्गत आते थे 10 जुमालदार। कितने? 10 जुमालदार। और बाकी सब तैयारी है, तो सब तैयारी तो बनी नहीं रहा है सिस्टम। ठीक है, इस तरह से संरचना थी। तो इसमें आप संरचना लिख भी सकते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा। बाकी तो ऊपर लिखाइए, कोई दिक्कत ही नहीं, आप समझदार हैं। ठीक है, ये थी सैन्य संरचना। अब देखते हैं घुड़सवार सेना की बात करें। घुड़सवार, डैश करके लिखिए। घुड़सवार सेना को, घुड़सवार सेना को पागा सेना भी कहा जाता था। पागा सेना भी कहा जाता था। घुड़सवार सेना को पागा सेना भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागा सेना भी कहा जाता था। संख्या 30 से 40 हजार थी। संख्या बल देखा जाए तो
संख्या 30 से 40,000। ठीक है, संख्या बल कितना था? 30 से 40,000। इसके दो भाग थे। किसके? इसके दो भाग थे। दो भाग थे, नंबर 1 बरगीर और नंबर 2 सिलेदार। और नंबर 2 सिलेदार। इनको अस्त्र शस्त्र राया से मिलते थे। अस्त्र शस्त्र घोड़ा राया से मिलते थे। ठीक है, और इनको इनके स्वयं के होते थे। इनके स्वयं के होते थे। स्वयं के होते। ठीक है, बरगीर का क्या है? अस्त्र शस्त्र घोड़ा राया से मिलते, और सिलेदार के अस्त्र शस्त्र घोड़ा स्वयं के होते। ठीक है, अब इनकी भी संरचना देख सकते हो आप। इनकी भी संरचना अपन देख सकते हैं। इनकी भी संरचना दी गई है, तो अपन इनकी संरचना भी बना लेते हैं। हेडिंग डाल लो आप यहां, संरचना। अरे यार, कलर दूसरा लिया जाएगा, सही से दिख नहीं रहा ना। दिख रहा है लेकिन जम नहीं रहा। ये जम रहा है। ठीक है, संरचना। और इसमें भी आप संरचना लिख सकते हैं इस तरह से, आपकी इच्छा है। घुड़सवार सेना की संरचना देखने जा रहे हैं अपन। किसकी संरचना? घुड़सवारी सेना की। तो देखते हैं, सबसे पहले सारे नौबत सैन्य प्रमुख होता था, वही सारे नौबत। अब नहीं लिखूंगा सैन्य प्रमुख, ठीक है, क्योंकि अब लिख लेना आप सारे नौबत। इसके बाद जो आता पंच हजारी। पंच हजारी उसमें कितना था? सप्त हजारी था। उसमें कितना था? सप्त हजारी। पंच हजारी। फिर कितना है? 1,000। फिर जुमालदार, हवलदार। फिर क्या है? जुमालदार, हवलदार और सैनिक। और सैनिक। ठीक है, अब किसमें कितने आते हैं? जैसे सरे नौबत तो सैन्य प्रमुख है, किसमें कितने आते हैं? तो हवलदार के अंतर्गत 25 सैनिक आते हैं। कितने? 25 सैनिक। ठीक है, जुमालदार के अंतर्गत आते हैं, अगर देखा जाए जुमालदार के अंतर्गत 5 हवलदार। पांच हवलदार। ठीक है, और 1,000 के अंतर्गत आएंगे 10 जुमालदार। कितने? 10 जुमालदार। इस तरह से घुड़सवार सेना थी। इसके बाद हस्ती सेना भी थी, ऊंट सेना भी थी, गुप्तचर व्यवस्था। अब हेडिंग डालना है आपको, गुप्तचर व्यवस्था। क्या है? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था, एक सेकेंड। क्या है? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था डैश करके लिखिए। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखना है अपने। गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत कठिन, यहां लिखिए, गुप्तचर व्यवस्था पर, गुप्तचर व्यवस्था पर अत्यंत कठिन नियंत्रण था।
गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत कठिन थी, ऐसे लिख लो, अत्यंत कठिन थी। ठीक है, अत्यंत कठिन थी। अगला पॉइंट लिखिए, उच्च वेतनमान दिया जाता, सटीक सूचना मिलती थी, उच्च वेतनमान दिया जाता था, उच्च वेतनमान, सटीक सूचना, सटीक सूचना आदि। ठीक है, कठोर थी, कठिन नहीं लिखना था, यहाँ कठोर लिखना था, माफ कीजिए। अरे यार पक गया हूं। ठीक है, कुछ का कुछ लिख रहा हूं। अत्यंत कठोर थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत कठोर थी। अब हेडिंग डालना है नौसेना, हेडिंग डाल लो नौसेना। क्या है? नौसेना। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अब, नौसेना के प्रमुख केंद्र, नौसेना के प्रमुख केंद्र कल्याण भिवांडी केंद्र, कल्याण भिवांडी एवं कोलाबा था, एवं कोलाबा थे। क्या थे? कल्याण भिवांडी एवं कोलाबा। नौसेना के प्रमुख केंद्र कल्याण भिवांडी एवं कोलाबा थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जिनमें से मुख्य केंद्र, जिनमें से, इसी में लिखिए, जिनमें से मुख्य केंद्र कोलाबा था, जिनमें से मुख्य केंद्र क्या था? कोलाबा था। मुख्य केंद्र क्या था? कोलाबा था। कल्याण भिवांडी तथा मुख्य केंद्र कौन सा था? कोलाबा। मुख्य केंद्र क्या था? कोलाबा था। अगला पॉइंट लिखिए, नौसेना का प्रमुख सरखेल कहलाता था, नौसेना प्रमुख सरखेल कहलाता था, नौसेना प्रमुख सरखेल कहलाता था। क्या कहलाता? सरखेल। नौसेना प्रमुख सरखेल कहलाता था। नौसेना प्रमुख क्या कहलाता था? सरखेल कहलाता था। ठीक है, ये हो गया। अब हेडिंग डालो आप, न्याय प्रशासन। हेडिंग डालो न्याय प्रशासन। क्या है? न्याय प्रशासन। हेडिंग क्या है? न्याय प्रशासन। हेडिंग क्या है? न्याय प्रशासन। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, न्याय प्रशासन में अपन वही अपनाएंगे फंडा एक, यही इसका ही बबुआ, इसका ही। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? सर्वोच्च कौन होता था? छत्रपति। कौन था? छत्रपति। सर्वोच्च कौन था? छत्रपति। ठीक है ना, सर्वोच्च कौन होता था? छत्रपति होता न्याय प्रशासन में। ठीक है, किस भाषा में किया जाता था? तो भाषा यहां लिख लेना आप, मराठा राजभाषा, मराठा राजभाषा। ठीक है, मराठा भाषा में न्याय किया जाता, अच्छा कोई भी हो, सीधी सी बात है, मराठा भाषा में न्याय करेंगे। ठीक है, अगला होता था हुजूर हाजिर मजलिस। हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर हाजिर मजलिस। इसके आगे लिख लो
सर्वोच्च धर्म सर्वोच्च धर्म अदालत, सर्वोच्च धर्म अदालत, ठीक है। सर्वोच्च धर्म अदालत थी कौन? हुजूर हाजिर मजलिस क्या थी? सर्वोच्च धर्म अदालत थी। अगला लिखो पटेल, अगली थी पटेल। अगला क्या है? पटेल। पटेल। इसमें लिखो ग्रामीण प्रशासन का, ग्रामीण न्याय व्यवस्था का प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण, ग्रामीण न्याय व्यवस्था का प्रथम चरण। अब अगली हेडिंग डालना है अपन को, यही न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी थी, प्रथम चरण था। और यह लिख लो, यह न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी थी, ठीक है, यह न्याय व्यवस्था की अहम कड़ी थी। अब हेडिंग डालना है अपन को धार्मिक प्रशासन। क्या है? धार्मिक प्रशासन। हेडिंग डालो आप धार्मिक प्रशासन। हेडिंग क्या है? धार्मिक प्रशासन। डैश करके लिखिए। शिवाजी ने धार्मिक संरक्षण नीति का पालन किया था। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। अगला पॉइंट लिखिए। कुरान शरीफ का सम्मान और हिंदू शास्त्रों की भांति किया। अगला पॉइंट है कुरान शरीफ का सम्मान, कुरान शरीफ का सम्मान हिंदू शास्त्रों की भांति किया। हिंदू शास्त्रों की भांति किया। हिंदू शास्त्रों की भांति किया। किसका? कुरान शरीफ का सम्मान, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। मस्जिदों में मशाल जलाने हेतु अनुदान दिए। मस्जिदों में मशाल जलाने हेतु अनुदान दिए। ठीक है ना। मस्जिदों में मशाल जलाने हेतु क्या दिए? अनुदान दिए। अगला फंड लिखिए। बाबा याकूत को आश्रम बनाकर दिया। बाबा याकूत को आश्रम बनाकर दिया। क्या दिया? आश्रम बनाकर दिया। ठीक है। अगला फंड लिखो।
युद्ध अभियानों के दौरान मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया। ठीक है, ये उनकी धार्मिक नीति थी। किसकी? शिवाजी की। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। अगली स्लाइड पर जाकर शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। क्या नाम है? तुलजा भवानी। ठीक है, कौन थी? तुलजा भवानी थी। आराध्य देवी कौन थी? तुलजा भवानी थी। अगला पॉइंट देख सकते हैं आप इसमें एक और, शिवाजी का नाम शिवनेरी माता के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो जो भी था वो हमने यहाँ देख लिया था। अब एक निष्कर्ष लिख लो, मध्य भारत का सृजनशील और अंतिम हिंदू प्रतिभाशाली शासक शिवाजी था। निष्कर्ष देख लेते हैं अपन। निष्कर्ष, जादूनाथ सरकार के अनुसार, ऐसा लिख लो, जादूनाथ सरकार के अनुसार जादूनाथ सरकार के अनुसार जादूनाथ सरकार के अनुसार मध्य भारत का अंतिम क्या है? जादूनाथ सरकार के अनुसार मध्य भारत का अंतिम सृजनशील और प्रतिभाशाली शासक था। अंतिम सृजनशील व प्रतिभाशाली शासक शिवाजी था। ठीक है, इस तरह से शिवाजी आज पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना? तो आप, अगर आपका शिवाजी की क्लास कंप्लीट हो जाए या शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो अगर अब मिलते हैं अपन कल अगले लेक्चरों के साथ, और उसका जो समय रहेगा 1680 से 1761 तक मराठा। ठीक है, इसमें ही पेशवा आ जाएंगे, इसमें ही 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध देख लिया जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।